कोशिश करूँगा और कुछ खुसूसी तौर पे एक्सपोर्ट्स के बारे में रज़ाक दाऊद साहब हमारे कॉमर्स मिनिस्टर देंगे और फिर मैं सनिया निश्तर साहिबा से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बताएं कि किस अंदाज में इस बहुत अहम एरिया कि पाकिस्तान की पब्लिक जो है उसके इंटरेस्ट किस तरीके से प्रोटेक्ट किए जाएं। क्योंकि आपने सवाल किया कि करंट अकाउंट डेफिसिट के अलावा मज़ीद कौन से एरियाज़ हैं, तो मेरे ख्याल में मैं वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगा और फिर इन्हें भी दावत दूंगा कि वो बताएं। देखिए, पहली चीज़ ये है कि ये जो सवाल उठाया गया कि जो पिछला साल यानी 2018-19 का जो एस्टिमेट था जीडीपी का, उसमें जो डाउनवर्ड एडजस्टमेंट की गई, इसकी तादाद जो है, इसकी जो अमाउंट है इतनी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप एक 9 महीने बाद एस्टिमेट लगा रहे हैं तो इट शुड वेरी बट नॉट बाय सच अमाउंट। आई एग्री विथ यू। लेकिन मैं पहली बात तो ये है कि जो भी हमारे इंडिपेंडेंट ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने नंबर दिया, हमने उसको एज इज आपके सामने पेश कर दिया। हमारे जहन में भी सवालात थे, वो पूछे भी गए, लेकिन इस हुकूमत की ये पॉलिसी है कि हर चीज़ जो है उसमें ऑनेस्टी, सच्चाई और ट्रांसपेरेंसी यानी शफाफियत हो, और इसीलिए ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक वक्त में फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे होता था। लेकिन हमने कहा कि चूंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री बुनियादी तौर पे मुल्क की मईशत की जिम्मेदार है, इसलिए किसी को ताकि ये खदशा नहीं हो कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स उनसे असरअंदाज हो रहा है, तो उसको हटाकर प्लानिंग मिनिस्ट्री के अंडर किया गया। और इनफैक्ट वो उसूली तौर पे किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर उस अंदाज में नहीं है, क्योंकि उनका अपना एक अलग इंडिपेंडेंट उनकी इंडिपेंडेंट हैसियत है। लेकिन उन्होंने जो एक्सप्लेन की हैं वो चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से ये डाउनवर्ड रिवीजन हुई, क्योंकि वीट की प्रोडक्शन में या फूड बेवरेजेस टोबैको ग्रुप में या ऑटोमोबाइल्स में या खुसूसी तौर पे गैस और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर्स के अंदर, तो वो उन्होंने जवाब दिए हैं और उसको प्रोफेशनल अंदाज में एक्सप्रेस किया है। लेकिन बहरहाल इससे ये जाहिर होता है कि हमें इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट मज़ीद करनी चाहिए। अपनी जो डेटा कलेक्शन है, खुसूसी तौर पे फील्ड में जो कलेक्ट होती है, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करनी चाहिए। हमें जो है अपना बेस जो है उसको अब ज़्यादा किसी नए साल में लाना चाहिए। जिस तरह खुसरो बख्तियार साहब जब थे प्लानिंग मिनिस्टर, तो इन्होंने इन्फ्लेशन की बेस बेहतर की थी, हमें इसी तरह से जीडीपी की भी करनी चाहिए, और हमें एक क्वार्टरली सीरीज भी शुरू करनी चाहिए ताकि लोग इतने गैप के बाद नंबर्स हासिल नहीं करें। तो आई एग्री विथ यू कि ये एक इशू है और इसका हमें कुछ एज अ कंट्री अच्छे अंदाज में इसकी डेवलपमेंट करनी चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ से जो उठाई गई कि जी हमारे IMF के साथ जो ताल्लुकात हैं, देखिए IMF इसलिए नहीं बनाया गया है कि वो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर कोई खुसूसी जुल्म करे। IMF का बनने का बुनियादी मकसद 200 मुल्क जो हैं उन्होंने मिलके ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाई हैं, और IMF का बुनियादी मकसद यही है कि वो दुनिया में जो माली निज़ाम चल रहा है उसमें इस्तेहकाम लाने के लिए कोशिश करे, और अगर कोई मुल्क उनसे मदद चाहे अपने इक्तिसादी बहरान से निकलने के लिए तो उनकी मदद करे। और हम भी जब IMF के पास जाते हैं तो ऐसे नहीं है कि IMF भाग रहा होता है हर एक के पीछे कि आप हमसे मदद ले लें। IMF एक बैंक है और हर बैंक की तरह वो चाहते हैं कि जो भी उनसे लोन ले वो उस अंदाज में अपने मईशत को चलाए कि वो लोन वापस करने का अहल हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जी IMF कोई नाराज है या कभी बन जाता है या कुछ। ये दो प्रोफेशनल
अदारे हैं, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो IMF के टीम के मेंबरान हैं, वो बैठ के हर चीज़ अच्छे अंदाज में तय करते हैं। और अभी भी आपने देखा कि जब ये कोरोना वायरस का मसला हुआ तो सबसे पहले वो थे जिन्होंने आके $1.4 बिलियन इजाफी दिए। जब हमने अपने छोटे ताजरान को मराद दी बहुत ज़्यादा और उनसे शनाख्ती कार्ड वगैरह की ये जो रिक्वायरमेंट्स थी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, तब भी वो हमारे साथ खड़े रहे। फिर जब हमने कंस्ट्रक्शन का पैकेज दिया जिसमें काफ़ी चीज़ें जो थी उसमें उनको लचक दिखानी पड़ी, वो भी उन्होंने दिखाई। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उनको कि वो हमारी मदद करने के लिए फ्लेक्सिबल हों, और कई जगहें ऐसी हैं जहां वो चाहते हैं कि हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ चलें। और हमने जो ताल्लुक उनसे जोड़ा है वो अपने फ़ायदे के लिए जोड़ा है कि दुनिया देखे कि पाकिस्तान जो है वो एक संजीदा, प्रोफेशनल और डिसिप्लिन्ड हैसियत से चल रहा है। क्योंकि अगर हम उस अंदाज में नहीं चलेंगे तो जिन लोगों की खातिर हम यहाँ बैठे हैं, हम उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं जो कि पाकिस्तान के लोग हैं। और अगर हम कॉस्ट को, अपनी हुकूमती कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे या अपने रेवेन्यूज को बढ़ाएंगे या दुनिया के साथ अपने एक्सपोर्ट्स बेचने में अच्छी पेशरफ्त करेंगे या अपने कमज़ोर लोगों की मदद करेंगे, तो वो हमारे ही लिए और हमारे मुल्क के लिए बेहतर समझा जाएगा। अच्छा, अब एक और सवाल हुआ कि जी ये करंट अकाउंट डेफिसिट के अलावा और भी कुछ चीज़ें बताएं जहां पर हुकूमत ने अच्छे अंदाज में काम किया है। पहली चीज़ मैंने बताई कि देखें, एक है एक्सटर्नल सेक्टर जिसका बुनियादी जो मेजर है, जो बुनियादी नंबर है, वो है करंट अकाउंट डेफिसिट। जैसे मखदूम साहब ने बताया, ये पाकिस्तान की सतह का सबसे बड़ा नंबर था, $20 अरब, और इस वक्त वो 3 अरब पे हम उसे गिरा चुके। तो ऐसे शायद ही कभी हुआ हो कि इतने अलर्ट अंदाज में इंपोर्ट्स को कम किया गया हो और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश की गई हो। और रज़ाक साहब डिजर्व्स आवर अप्रिसिएशन, और इनकी जो टीम है। अब दूसरा जो इशू है कि जी आप अपने इखराजात और अपनी आमदनी को कैसे मैनेज कर रहे हैं। और मैंने आपको कहा कि उसका जो बुनियादी नंबर है, जिस तरह फॉरेन सेक्टर का बुनियादी नंबर है करंट अकाउंट, जो डोमेस्टिक सेक्टर का हुकूमती जो इकोनॉमी है उसका जो बुनियादी नंबर है वो है प्राइमरी बैलेंस। और मैंने आपको बताया कि ये प्राइमरी बैलेंस इनफैक्ट पॉजिटिव था। ये शायद ही कभी पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि हुकूमत ने अपने अखराजात को इतनी जो है डिसिप्लिन से कम किया कि आमदनी को से कम रखा उसको। तो ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप सब लोग जानते हैं कि तो प्राइमरी बैलेंस को पॉजिटिव करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें बहुत ताकतवर लोगों को और ताकतवर अदारों को आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस हुकूमत ने ये किया और प्राइमरी बैलेंस को पॉजिटिव किया। अच्छा, तीसरी चीज लें कि हम किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान हम को रिप्रेजेंट उनके उसकी बुनियाद पर खान साहब आए हैं गवर्नमेंट में, तो उनकी ये है ना कि पाकिस्तान के लोगों को जितनी सपोर्ट दी जाए, तो क्या उनका डबल किया गया बजट है कि 192 रख दिया है, तो कम आमदनी लोग हैं उनके लिए, और सनिया निश्तर जैसी खातून को लगा है जिसकी इंटीग्रिटी और प्रोफेशनलिज्म में को शक, और लोगों ने देखा खड़े हैं कि भाई कोई तनकीद करनी है करो, नहीं तो
अच्छा ही नहीं करते हो तो बुराई भी नहीं करो। फिर उसके बाद, और मैं उनसे कहूंगा कि वो आपको बताएं, फिर देखें कि एक्सचेंज रेट का जो पूरा निज़ाम है उसके अंदर इस्तेहकाम लाया गया। एक्सचेंज रेट को जब इन्होंने आर्टिफिशियली मसनूई तौर पे बढ़ा के रखा तो क्या असरात हुए कि इंपोर्ट सस्ती हो गई और उसकी वजह से हर पाकिस्तानी हर चीज बाहर की खरीद रहा है। टूथपेस्ट भी बाहर के हैं, तो अंगूर भी बाहर के हैं, तो कॉफी भी बाहर की है, तो टिश्यू पेपर भी बाहर का है। और कोई फ्रांस की चीज खा रहे हैं, तो कोई जी स्विट्जरलैंड का चॉकलेट खा रहे हैं। भाई खाएं, बेशक खाएं, लेकिन पैसे तो दें ना उसके। तो हमने उनके ऊपर टैक्सेस लगाए ताकि महंगे हों। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल, बेशक खाएं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि अपनी चीजें बाहर भेजने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो ना, बजाय इसके कि बाहर की चीजें अपने लोगों को बेचने में। तो उसको भी एक इस्तेहकाम दिया गया। आपने देखा कि कई महीनों से उसमें एक जो है स्टेबिलिटी रही और उसकी वजह से लोग यहां आए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये नंबर भी आप देख लें, 127% इसमें इजाफा हुआ ये जो साल है। अगर 137% FDI के अंदर देखे ना, मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक नंबर कोट कर रहा हूं आपको। अगर आप समझते हैं कि आपके पास दूसरा कोई नंबर है जो जी, वो भी बताए जा सकते हैं, वो भी सब बताए जा सकते हैं, लेकिन मैं पहले लिस्ट कर लूं ना सारी वो चीजें, फिर आप आ जाए कि जी नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू तो बहुत जरूरी है, लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यू भी जमा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है ताकि वो पैसे आप लोगों पे लगाए जा सके, पाकिस्तान की पब्लिक के ऊपर। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू का जो टारगेट था 1100 अरब का था इस साल जमा करना, तो हुकूमत ने कितना जमा किया? 1600 अरब जमा किया, 500 अरब रुपए इजाफी जमा किए। ये भी तफसीलात सारी आपको दी जा सकती हैं, बिल्कुल। तो ये सारी तफसीलात जो हैं, मैं अभी हमारे बैठे हैं स्पेशल सेक्रेटरी मुश्ताक, आप इनको नॉन टैक्स रेवेन्यू की ब्रेकडाउन भी दें और साथ ही साथ FDI का ब्रेकडाउन भी दें। ठीक, अच्छा, अब क्या बताता जाऊं या क्या थक गए हैं आप लोग? नहीं, चलें अभी जो है जी, ये सवाल हुआ कि जी कर्जों का भी बता था, सब बताऊंगा, अभी आप कहीं जा तो नहीं रहे हैं ना? ठीक, देखें जी, देखें बात यह है कि जो नोट छापना जो है वो इन्फ्लेशनरी होता है, उसकी वजह से ज़्यादा पैसे जो हैं वो चीज़ों को चेज कर रहे होती हैं। टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग का तरीका है वो इतना अच्छा नहीं है और वो शफाफ नहीं है, क्योंकि एक हुकूमती अदारा दूसरे हुकूमती अदारे को दे रहा है पैसे। लोन्स भी तो नहीं मिलेंगे जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारी पॉलिसी ये रही है कि हम स्टेट बैंक से बोरो नहीं करें, ताकि फेडरल गवर्नमेंट, उसकी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो चैलेंज करे अपने को कि अपने कॉस्ट कम करे, बजाय इसके कि स्टेट बैंक से पैसे लेती जाए और खर्च करती जाए। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में नज़्म व ज़ब्त हो, इस मुल्क में माली डिसिप्लिन हो, इस मुल्क में लोग को कोई आसान रास्ता नहीं हो कि वो पब्लिक के ऊपर बोझ डालें इन्फ्लेशन का। सो ये एक बहुत अच्छी सेंसिबल सोच के ये पॉलिसी अडॉप्ट की गई है। देखें, अब ये हुआ कि जी इस हुकूमत ने भी डेट ली है। जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप देखेंगे तो इन डेट्स के 2-3 कंपोनेंट हैं कि अगर आपने पहले साल डेट लिए
اور میں آپ کو ایسٹیمیٹس دے رہا ہوں، ان کا پریسائز نمبر جو ہے وہ محسن صاحب آپ کو دے دیں گے. اگر آپ نے 7.5 ٹریلین کے لون لیے تو پہلے سال 2019 تو اس میں کوئی 3 حصے ہیں، ایک وہ 4 حصے ہیں. ایک وہ حصہ ہے جو آپ مزید اخراجات اپنے پورے کرنے کے لیے لے رہے ہیں، وہ تقریباً کوئی 1.5 ٹریلین کے قریب ہے. باقی جو ہیں وہ آپ ماضی کے قرضنے کے لیے لے رہے ہیں، یا آپ جو کاغذوں کے اوپر ری ویلیویشن ہو رہی ہے روپی کی ڈیپریسیشن کی وہ دکھا رہے ہیں. آپ قرض نہیں لے رہے ہیں. آپ نے جو قرض لیے ہوئے ہیں ان کو روپیوں میں جب آپ کنورٹ کر رہے ہیں تو وہ زیادہ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے $100 کا قرض لیا ہے تو وہ ڈی ویلیویشن سے پہلے $100 ہے اور ڈی ویلیویشن کے بعد $150. تو آپ مزید قرض نہیں لے رہے ہیں، آپ فقط یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا $1 ہی کا قرض ہے، لیکن وہ روپیوں میں 100 کی بجائے 150 ہے، کیونکہ روپے اور ڈالر کی جو ریلیشن شپ ہے یا ریٹ ہے وہ چینج ہوا ہے. اسی طرح سے جیسے آپ نے کہا کہ اس میں سے 1 ٹریلین سے بھی زیادہ جو ہے وہ ایک کیش بفر کے طور پہ، وہ مزید قرض نہیں ہے اس انداز میں. اس سال جو گزرا ہے تو اس میں تو بالکل ہی جو پچھلا سال تھا اس کے مقابلے میں آدھے سے بھی کم ڈیٹ میں اضافہ ہوا. اور اگر یہ 3.25 یا 3.5 ٹریلین کا اضافہ ہوا تو اس میں سے آپ کو میں نے بتایا کہ بنیادی طور پر 2.7 ٹریلین جو ہے وہ تو انٹرسٹ اور ڈیٹ کی پیمنٹ میں ہے. تو حکومت نے کوئی ایسے نہیں کیا ہے کہ جی اپنے اخراجات بڑھائے ہوں اور اس کے لیے قرض لیے ہوں، ایسی کوئی بات نہیں. اب آپ میرے خیال میں مجھے اجازت دیں، میں آپ کیا آ رہا ہوں آپ کے معصوم سوال. پہلے نشتر صاحبہ کو دیں اجازت کہ وہ 1-2 منٹ میں جو ہمارا بہت بڑا ایک اچیومنٹ ہے جس کے بارے میں میں نے ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ خود کریں گی، اور جب تک وہ کریں گی تو انشاءاللہ مغرب کا ٹائم بھی ہو جائے گا. اور پھر جی نہیں ایک لے لیتے ہیں ابھی. کون جی باسی صاحب بزنس رپورٹر. جی 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 سر ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس سال کی ساری پروجیکشن ایز یوزل 9 منتھ کے بیسس پہ کی ہوئی ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ انسرٹینٹی ہم کرونا کی وجہ سے نہیں کہہ سکتے کہ اکانومی کو یا ہمارے آگے ٹارگٹ کیا ہوں گے، تو کیا یہ میننگ فل ہیں یہ جو آپ کی سال کی پروجیکشن ہے؟ سیکنڈلی سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے 192 بلین جو آپ نے لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا تو بڑا آپ نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے، لیکن یہ جو آپ کے یہاں شوگر کرائسس، ویٹ کرائسس اور پیٹرول کرائسس ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے جو لوگوں کی جیبوں سے، غریب آدمی کی جیبوں سے پیسہ جا رہا ہے، اس کا بھی کوئی اکنامک سروے میں یا کہیں آپ کے جو پروجیکشن ہے اس میں کہیں ذکر ہے کہ کتنا آپ نے لوگوں سے یہ ایک کارٹیلز جو ہیں انہوں نے منٹ کیا ہے پیسہ؟ جی دیکھیں آپ کا جو سوال ہے پہلا کہ جو پروجیکشنز دی گئی ہیں کیا وہ 9 مہینے کی بنیاد پہ ہیں، تو ایکچولی ہمیشہ جو پروجیکشنز ہوتی ہیں وہ 9 مہینے کی بنیاد پہ ہوتی ہیں ہمیشہ. تو یہ کوئی ایسی عجیب و غریب بات نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ جو نمبرز ہیں وہ گرائے گئے ہیں اس لیے کہ ہر ایک کو پتا ہے کہ آخری کوارٹر میں کرونا وائرس آیا. تو میں اگر 9 مہینے کی بنیاد پہ جی ڈی پی آپ کو بتا رہا ہوتا تو وہ 2.5 اور 3 کے درمیان ہوتا پازیٹیو، لیکن چونکہ ہم کرونا وائرس کے بعد بتا رہے ہیں اسی لیے اس کو نیگیٹو دکھایا گیا ہے یہاں پہ -0.4. جہاں تک آپ کا ایشو ہے کہ اگر کوئی کارٹیلز ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ حکومت ان امپرفیکشن سے، مارکیٹ کی امپرفیکشن سے
प्रोजेक्शन है इकोनॉमिक सर्वे में? नहीं, इकोनॉमिक सर्वे का मकसद ये प्रोजेक्ट करना नहीं होता है कि किस शोबे में कि जी किस चीज़ की कीमत बढ़ गई तो उसकी वजह से किसकी जेब से कितना निकला। लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो इंशाल्लाह अगले साल डॉक्टर साहब जब ये सर्वे बनाएं तो ये आइटम भी डालें। चलें आप डॉक्टर साहब आप करें, फिर रज़ाक साहब करें, फिर मैं आपके सवालों के जवाब फाइनेंस सेक्रेटरी से कहूँगा कि वो देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया एडवाइजर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सबको मालूम है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का जो ऑपरेशन है एहसास इमरजेंसी कैश, वो पाकिस्तान की तारीख में ग़ालिबन सबसे मुश्किल हालात में हुआ था और अभी भी जारी है, क्योंकि लॉकडाउन्स शुरू में थे और इसके साथ साथ कोरोना वायरस के फैलने का बहुत डर था। ये जो प्रोग्राम था ये 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों के लिए शुरू हुआ था और आज ही वज़ीर आज़म ने मंजूरी दिया है कि इसका दायरा कार जो है 1 करोड़ 60 लाख ख़ानदानों तक इसके दायरे कार को बढ़ाया जाए। पिछले 9 हफ्तों में हमने अल्हम्दुलिल्लाह 1 करोड़ ख़ानदानों से ज़्यादा की मुआवनत की है और 121 अरब रुपए जो हैं वो अभी तक तकसीम हुए हैं। अभी सिलसिला जारी है। आपको जैसे कि हम बताते चले जा रहे हैं, इसकी फ़िलहाल 4 कैटेगरीज हैं। अभी तक तीसरी कैटेगरी की पेमेंट चल रही है और जो चौथी कैटेगरी की जो पेमेंट है, जो वज़ीर आज़म के कोविड फंड से फंडिंग जिसकी होगी, उसका भी अब आगाज़ हो चुका है। हमने इस प्रोग्राम की तश्कील के लिए जो इनोवेशन का सहारा लिया कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ्स हैं, यानी कि हमारे निज़ाम में जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर्स का सिस्टम है, जो मोबाइल फ़ोन्स का जो सिस्टम है और जो डेटा एनालिटिक्स का जो निज़ाम है, उसको इस्तेमाल करके एक जदीद तरीके से लोगों की मुआवनत की जाए। और इसमें हमने शफाफियत को ख़ास तौर पे मलहूज़ रखा है। प्रोग्राम के शुरू होने से पहले ही वीडियोस जारी की गई थी जिसमें इसका तमाम तरीक़ेकार बयान किया गया था। अब इसकी एक तफसीली रिपोर्ट अगले हफ्ते आने वाली है। इंफॉर्मेशन पोर्टल पे पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा तहसील लेवल तक ये मालूमात दी जाती हैं कि किस तहसील में कितने हकदार हैं, उनको पैसे कैसे दिए जा रहे हैं, कितने अकाउंट्स क्रेडिट हुए हैं, कितने अकाउंट्स निकाल लिए गए। तो ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है। कवायद ज़वाबित की पूरी तरह पासदारी होती है और बिल्कुल ही ये एक सियासी मुदाखलत से एक बिल्कुल ही की कोई इसमें जगह नहीं है। ये भी मैं आपको बताती चलूं कि इतने बड़े ऑपरेशन को पर के लिए हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। गिलगित से कराची तक हजारों सेंटर्स पे बैक वक्त पैसे देना इंतहाई मुश्किल हालात में एक बहुत ही मुश्किल मरहला था हमारे लिए। पहले ही हफ्ते में हमें पता चला कि लॉजिस्टिक्स के इश्यूज हैं, बहुत बड़ी कैश मिकदार में मूव करना होता है, उसके मसाइल, लोगों की तस्दीक करने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, रियल टाइम कनेक्टिविटी चाहिए होती है। दूर दराज इलाकों में ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है। फिर कोरोना वायरस की स्प्रेड के तनाजुर में वो तमाम इक़दामात को मलहूज रखना ये एक आसान चीज़ नहीं थी। पहले ही हफ्ते में हमें पता चला कि फाइनेंशियल लिटरेसी की जो हालत है वो ऑन ग्राउंड वो बहुत ही वीक है। लोगों के पास क्रेडिट नहीं, फ़ोन पे क्रेडिट नहीं होता था। लोग सिर्फ फ़ोन सुन सकते हैं, उससे मैसेज नहीं कर सकते। हमने 8171 की स्कीम को फ्री कराया, वॉलंटियर्स को मोबिलाइज किया कि लोगों को हेल्प करें कि वो मैसेज करें। फिर हमें ये पता चला कि जो रिटेलर्स हैं जो हमारे साथ कैश डिसबर्समेंट करते हैं उनको इंसेंटिव नहीं है कि वो इस मुश्किल हालात में कैश डिसबर्स करें। हम फौरन कैबिनेट के पास प्रपोजल लेके गए कि उनकी कमीशन पे जो 24% जो एडवांस इनकम टैक्स लेवी होता है उसको माफ किया जाए। हर प्रोविंशियल कैबिनेट के पास ये मसवदा लेने गए कि उनकी कमीशन पे जो 16% सेल्स टैक्स होता है आप भी उसको माफ करें। आप ये तमाम चीज़ों को तनाजुर में रखें कि इतने मुश्किल हालात में तमाम कवायद ज़वाबित को मलहूज रखते हुए पूरी हुकूमत की मशीनरी ने इकट्ठे काम करके और ये एक बहुत ही मुश्किल चीज़ एग्जीक्यूट की है।
ہم نے بدعنوان عناصر کے خلاف پوری طرح سے مکمل جنگ جاری رکھی جو کہ ان معصوم لوگوں کے پیسے کاٹتے تھے فیلڈ میں، اور جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا تھا ان پہ ایکشن ہوتا تھا۔ پھر جو بایو میٹرک فیلئر کا جو مسئلہ سامنے آیا کہ جن لوگوں کے انگوٹھے خراب ہیں ان کے لیے دوسرا طریقہ کار نکالنا، بینکوں کے ساتھ بیٹھ کے، اسٹیٹ بینک کے ساتھ بیٹھ کے، اس کے بعد ڈیٹا ڈریون میسیجنگ کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں کیونکہ وہ سب آٹومیٹک ہوتا ہے۔ جن گھر کے سربراہان کی وفات ہو گئی اور اگر ان کو میسج جاتا تھا تو اس کے طریقہ کار نیا نکالنا، سافٹ ویئر میں چینجز لانا، ایس او پیز میں چینجز لانا، بورڈ سے اپروول کرانا، ای سی سی کے پاس راتوں رات فائل لے کے جانا، کیبنٹ سے اپروولز، ان تمام چیزوں کی کرانا۔ تو یہ کافی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ نہ صرف اس میں شفافیت کو ملحوظ رکھا گیا ہے مگر ایک ہول آف گورنمنٹ اس میں رسپانس تھی۔ یہ خالی میری منسٹری کا کام نہیں تھا، اس میں ٹیکسوں کی معافی کرانی، ای سی سے اپروول کرانا، فائنانس منسٹری سے پیسوں کی ریلیزز کروانا، کیبنٹ سے اپروول کرانا، پولیس کے ساتھ کوآرڈینیشن، ہر پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن، یہ ایک بہت ہی بڑا مرحلہ تھا۔ اور میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گی، مغرب تک تو نہیں فلور لوں گی مگر آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بالکل ہی غیر سیاسی بنیاد پہ یہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم کی خاص ہدایت پہ جب بھی ہم لوگ تمام لوگ احساس ایمرجنسی کیش کے متعلق کوئی چیز وزیر اعظم کے پاس لے جاتے تھے تو وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میرٹ پہ کرنا ہے، غیر سیاسی بنیادوں پہ کرنا ہے، پوری طرح شفافیت کو ملحوظ رکھنا ہے۔ اور اگر آپ ہماری انفارمیشن پورٹل میں کیٹیگریز دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ نہ تو صرف نمبرز کی شفافیت ہے مگر نمبرز آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ اس کی ایگزیکیوشن بالکل غیر سیاسی بنیادوں پہ ہوئی ہے۔ اور میں تمام میڈیا کمیونٹی کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اس اسکیم کا جو سہرا ہے وہ تمام گورنمنٹ کی جو نیک نیتی ہے وہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ یہ کوئی خالی میں دوبارہ کہوں گی کوئی میرے ڈویژن کی وہ نہیں ہے، یہ تمام حکومتی کابینہ کی اور تمام حکومت کی نیک نیتی کا عکاس ہے کہ ہم نے اتنی شفافیت اور قواعد و ضوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے غیر سیاسی بنیادوں پہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو سماجی تحفظ کا پروگرام تھا اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایگزیکیوٹ کیا ہے، اور یہ ہماری حکومت کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ یہ کام ہمارے ہاتھ سے ہوا۔ تھینک یو۔ یہ میں اس پہ کریں، اس پر 6 کروڑ روپیہ اضافی صارفین سے وصول کیا گیا لوگوں سے، غریب لوگوں سے، کیا آپ وہ ان لوگوں کو واپس کریں گی؟ دیکھیے جی، جیسے کہ میں نے بتایا وہ 8171 کی جو ایس ایم ایس اسکیم تھی وہ ہم نے دوسرے ہی ہفتے اس کو فری کر دیا تھا۔ پہلے جو وصول کر چکے تھے 6 کروڑ روپے، اس کی وضاحت کریں نا۔ دیکھیں جی، ایس ایم ایس میں تو بہت ہوتا ہے تو 1 روپیہ لگتا ہے، وہ ایک جو لگتا ہے تو ٹوٹل ملا کے 6 کروڑ روپے آپ نے غریب لوگوں سے لے لیے۔ جی، اس کی ایگزیکٹ کاسٹ جو ہے وہ میں کیلکولیٹ کر دوں گی، مگر جیسے میں دوبارہ یہ آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے ہی دوسرے ہفتے ہم فیلڈ میں گئے اور ہمیں یہ ایشو پتہ چلا کہ لوگوں کے پاس غربت کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کے پاس کریڈٹ نہیں ہوتا تھا، تو فوراً ہی ہم متعلقہ اداروں کے پاس گئے، پی ٹی اے کے پاس گئے، نادرا کے پاس گئے اور ہم نے اس کو فری کروایا۔ اچھا ہوا کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ مجھے یہ بھی موقع مل گیا کہ میں نادرا کا بھی شکریہ ادا کروں کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ بالکل مل کے اس میں کام کیا تھا۔ 6 کروڑ روپے نادر نے لیے تھے یا موبائل کمپنیوں نے لیے تھے یا پی ٹی اے نے لیے تھے؟ چلیں، I think let's stay with the budget. Let's go to the finance secretary. کی وہ فی ہوتی ہے، میں آپ کو بریک ڈاؤن پرووائڈ کر یہ آپ ان کو دے دیں تاکہ ان کو بہت انٹرسٹ ہے اس ٹاپک میں، تو پلیز ان کو یہ انفارمیشن دیں۔ سر، وہ شہباز نے پوچھا تھا ریگارڈنگ دا کیش بفر اور ڈیٹ پروفائلنگ، تو بڑا کلیئر ہے، کیش بفر بالکل رکھا گیا فار دا سمپل ریزن کہ وی آر ناٹ بورنگ فرام دا اسٹیٹ بینک، کلیئر ہے، سو دیٹ انفلیشنری ہمارے پہ نہ رہے، تو اسٹریٹجک ریزنس تھے۔
स्ट्रेटेजिक रीजंस में आप ये देख लें कि इस दफ़ा हमने वेज एंड मीन्स जो बढ़ाया प्रोविंसेस का, तो वी यूज्ड इन द सेंस द बफर ऑल्सो कि ये ऑस्टेरिटी और कोई ऐसा उसमें असर वाली बात नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली ये स्टेट बैंक प्रॉफिट्स के हमारे बड़े हैं. सेकेंडली, डेट reprofiling under the PFM Act, we had to do it also because of the fact कि हम चाह रहे थे कि हमारी जो कैप हुई है सॉवरिन गारंटीज उसमें इशू ना आए और हमें क्लियर पता चले कि हमारा क्या है या क्या नहीं. जैसे कि एडवाइजर साहब ने फरमाया था, वी वांटेड टू बी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इन ऑल दिस, तो हमारी कोशिश यही रही है कि ये रहे. थैंक यू. डॉक्टर साहब, लास्ट कमेंट ऑन एक्सपोर्ट्स के बारे में. जी, आपको याद है कि जब हमारी हुकूमत आई थी उस वक्त बातें हो रही थी कि ये मुल्क में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और हमारी इंडस्ट्रीज पिकअप नहीं कर रही और हमारे एक्सपोर्ट्स स्टैग्नेंट है. तो वहीं से हम लोग ने शुरू किए थे. तो हमारी मेन फोकस ये थी कि हमें पाकिस्तान को एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो देना है. जब तक वी डोंट अर्न डॉलर्स हमारी स्टेबिलिटी कभी भी नहीं आएगी. तो तवज्जो दिए एक्सपोर्ट के ऊपर और बातें हुई एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स. एक्सपोर्ट के दो मसले थे. उन्होंने एक्सपोर्टर्स ने कहा कि हमें हमारे रिफंड्स हमें मिलना चाहिए, रिफंड फॉर सेल्स टैक्स, रिफंड फॉर DLTL, रिफंड फॉर इनकम टैक्स. तो एक तो ये था और दूसरा जो मेन उनके लिए इशू था कि हमारे एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. तो एनर्जी कॉस्ट के लिए हम लोग ने देखे कि एनर्जी कॉस्ट हमारे जो मेन कंपेटिटर्स है इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, उनका क्या रेट है. तो वो रेट हम लोगों ने उनको ऑफ़र कर दिए और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात थी कि हमारे एक्सपोर्टर्स को इंटरनेशनल प्राइसेस पर हम लोगों ने एनर्जी दिए. और फिर इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ने शुरू हो गए. और फरवरी में, जस्ट 1 month बिफोर द Corona hit us, हमारा exports in the month of February compared to February previously went up by 18%. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. फिर कोरोना आया तो मार्च में we went negative 6%, अप्रैल में negative 55% और मई में negative 34%. तो ऑब्वियसली हमारा काफ़ी हिट हुआ है. आपने सवाल पूछा था चाइना के बारे में. चाइना में यकम जनवरी इस साल 2020 में हमारे FTA लागू हो गया. वी स्टार्टेड. उसके फ़ौरन बाद ये कोरोना शुरू हो गया. तो इस वक्त चाइना का जो हमारा एक्सपोर्ट्स है ना, ये इट इज़ अबाउट $1.6 बिलियन और पिछले साल 1.7 था. तो तकरीबन 8% कम हो गया है. लेकिन मैं आपको अच्छी बात बताऊं कि 2-3 दिन पहले रिपोर्ट्स मिले हैं कि नाउ चाइना इज़ बाइंग सीमेंट क्लिंकर फ्रॉम पाकिस्तान और हमारे शिपमेंट शुरू हो गए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात है कि ये हमारे पाकिस्तान में बेहद लाइमस्टोन है और वो अभी इसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो एक्सपोर्ट्स ठीक जा रहे हैं. और आपको पता है कि हम लोगों ने लुक अफ्रीका पॉलिसी ने किया है कि अफ्रीका को तवज्जो दो. $1 बिलियन पीपल है वहाँ. तो और हमारे एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफाई हो रहे हैं. फार्मास्यूटिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, मीट एंड पोल्ट्री इजाफा हो रहा है, एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में. ये तो आपको मैं सारा डिटेल्स बता सकता हूँ, मेरे सामने है. लेकिन कोरोना वायरस की वजह से अभी आउट ऑफ फोकस हो गए हैं थोड़ा सा. लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, रिपोर्ट्स मिल रहे हैं टेक्सटाइल साइड से
کہ ہمارے جو آرڈرز ہیں نا وہ واپس آ رہے ہیں، لیکن ابھی میں آپ کو کوئی فگرز نہیں بتا سکتا کہ کتنا ہوگا، یہ انشاءاللہ 2 مہینے میں سب پتہ لگ جائے گا، لیکن مجھے امید ہے کہ ہمارے ایکسپورٹ دوبارہ بانس کریں گے. شکریہ. اوکے جی، بہت بہت شکریہ، آپ لوگ یہاں آئے اور آپ نے وقت دیا. تھینک یو. اقتصادی سروے پیش کیا جا رہا تھا. اس موقع پر ثانیہ نشتر نے کہا کہ پروگرام میں کیش کی تقسیم کے دوران مشکلات رہی ہیں. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے کہا کہ سخت پالیسی اختیار کر کے حکومتی اخراجات کنٹرول کیے، اور انہوں نے کہا کہ پہلی بار متوازن پالیسی سے اخراجات اور آمدن میں توازن آیا ہے. مشیر خزانہ نے کہا کہ وزیر اعظم کی رہنمائی سے کم اخراجات کی پالیسی جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے. افواج پاکستان کی جانب سے دفاعی بجٹ منجمد کرنا اہم اقدام تھا. اس موقع پر حفیظ شیخ نے کہا کہ پہلی بار پورے سال میں اسٹیٹ بینک سے قرضہ نہیں لیا گیا. یہ بھی کہا کہ کسی وزارت کو ضمنی گرانٹ کی مد میں فنڈ جاری نہیں ہوا. حفیظ شیخ نے کہا کہ امپورٹ میں کمی سے محصولات کم اکٹھے ہوئے. مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے کہا کہ مشکلات کے باوجود احساس پروگرام کے لیے فنڈ مختص کیے. اقتصادی سروے پیش کیا جا رہا تھا جس میں حفیظ شیخ نے کہا کہ کورونا سے عالمی معیشت پر منفی اثرات پڑے ہیں. تعمیراتی پیکج میں IMF نے نرمی دکھائی ہے، اور اقتصادی سروے پیش کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ IMF کے ساتھ تعلق فائدے کے لیے جوڑا. عبدالحفیظ شیخ نے کہا کہ حکومت کو اقتصادی بحران ورثے میں ملا ہے. اس موقع پر اقتصادی سروے پیش کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ایکسچینج ریٹ میں استحکام لائے. مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ جو کہ اقتصادی سروے پیش کر رہے تھے، کہا سابق حکومت نے مصنوعی طریقے سے شرح تبادلہ برقرار رکھا. نان ٹیکس ریونیو میں 500 ارب اضافی اکٹھے ہوئے. عبدالحفیظ شیخ نے کہا کہ حکومتی پالیسی ہے اسٹیٹ بینک سے قرضہ نہ لیا جائے. اقتصادی سروے پیش کیا گیا آج. مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے کہا کہ معاشی ترقی کی شرح منفی 0.4% رہ گئی ہے. اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ فشریز کی پیداواری گروتھ 0.6% رہی، جبکہ صنعتی شعبے کی شرح نمو منفی 2.6% رہی ہے، اور اس طرح معدنیات کے شعبے میں شرح نمو منفی 8.8% رہی. اسی پر بات کریں گے. ماہر معاشیات مزمل اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزمل، کیا کہیں گے یہ جو اقتصادی سروے آج پیش کیا گیا مشیر خزانہ کی جانب سے؟ دیکھیں، اقتصادی سروے تو یہ تو ایک فارمیلٹی ہے. یہ کل سے یہ ساری چیزیں آپ کے چینل نے بھی چلا دی، اخبارات میں بھی آ گئی. میں اس میں ایک مثبت بات کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ہر کوئی 3-4 دنوں سے یہی بول رہا ہے کہ 68 سال بعد پاکستان میں شرح نمو منفی ہوئی ہے. اس شرح نمو منفی میں جو ہے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ہماری زراعت جو ہے 2.7% سے گرو کی ہے. 2 پہلو ہیں. اگر 2.7% سے ہماری زراعت گرو کی ہے تو پاکستان کی 60% آبادی جو ہے زراعت کے شعبے سے منسلک ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ 60% آبادی کی آمدنی پچھلے سال کے مقابلے میں بہتر ہوئی ہے. دوسری چیز جو اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ اگر آپ کی زراعت اچھی ہوتی ہے، آج کی دنیا جو کرونا کی دنیا ہے اس میں سب سے کامیاب ملک وہ ہے جس کا کھانا پینا اپنا ہے. اگر ہم اس چیز میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور یہ ہم نے اس سال اس چیز کو اچیو کر لیا. حالانکہ کپاس کی فصل کو ٹڈی دل نے حملہ کر کے خراب کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ابھی گندم کی فصل اچھی آئی ہے، لیکن وہ ذخیرہ اندوزی ایک الگ چیپٹر ہے. یہ ایک پاکستان کی خوش نصیبی ہے، اور ایک یہ سلور لائننگ ہے پچھلے سال کی جتنی بھی پس چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہے اس کے مقابلے میں. ماضی میں جب ہم 5.8% یا 5% جب گرو کرتے تھے، اس میں ہمارے زیادہ گروتھ آتی تھی خدمات کے شعبے میں، اور خدمات کے شعبے میں جو ہے نا پاکستان کے 10 سے 15% سے زیادہ لوگ کام نہیں کرتے. یہ جو ہے زراعت میں 60% لوگ جو ہے پاکستان کے منسلک ہے، اور اس وقت جب ہماری 5% ماضی میں آتی تھی تو زراعت کی گروتھ آتی تھی 1%, 1.5%. تو یہ ایک اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے. اب آنے والے سال کی طرف ہمیں توجہ مرکوز کرنی چاہیے، اور ہمیں جو ہم وائرس سے پہلے جتنی ہم معاشی سرگرمیاں کرتے تھے ہم اس کو بحال کرنے کی ضرورت. صحیح. سینئر تجزیہ کار حبیب اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حبیب صاحب، مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے اکنامک سروے پیش کیا، مثبت پہلو آپ کو کیا نظر آیا؟
देखिए, एक मसलत पहलू जिसका मुजम्मिल साहब ने इजहार किया है, मैं इस पे थोड़ा सा एक अर्ज करना चाहूंगा कि इसमें भी अगर आप देखें तो मेजर क्रॉप्स ने को बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बल्कि परफॉर्म अगर कहीं किया तो थोड़ा सा लाइफ स्टॉक सेक्टर ने परफॉर्म किया है। और उसमें भी जो हदफ रखा गया था वो 3.8% का रखा गया था, जो 2.7% अचीव हुआ है। इसका मतलब यह है कि लोगों ने अपने जानवर जो है वो बेचे हैं बावजह महंगाई के या किसी और दीगर जरूरत को पूरा करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में अमूमी तौर पर जो प्राइसेस हैं वो सब के सब ऊपर की तरफ गई हैं। गोया जो इनकम किसी के हाथ में हमने अपने देहात में ज़राअत से मुंसलिक लोगों को दी थी वो अल्टीमेटली किसी और जगह कंज्यूम होगी, और उसका एक नेगेटिव रिजल्ट ये आया कि इस वक्त जो है वो मुझे जो ग्राउंड पे देख के ये लग रहा है कि ओनरशिप ऑफ लाइफ स्टॉक जो है उसके अंदर भी कमी आएगी, और जो आगे चल के हमारे लिए बड़ी मुसीबत का बायस बनेगी। और उससे जुड़ी हुई आप गोश्त की कीमतें देख भी सकते हैं कि गोश्त की कीमतों में कैसे इजाफा हुआ। तो लिहाजा एक तो इस सिल्वर लाइनिंग जो है, अगर से मैं उसको किसी हद तक उनसे एग्री करता हूं, लेकिन मैंने कहा एक रियलिटी भी आपके सामने रख दूं। दूसरी बात यह है कि इसमें हुकूमत ये जो इक्तिसादी सर्वे देती है ये खुद अपने मुंह से एतराफ करती है अपनी कामयाबी या नाकामी का। तो इसमें खुद नाकामी जो बहुत बड़ी नाकामी है वो दरअसल सिर्फ वजारत खाना की नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजबूरी तौर पर है कि इन्होंने कहा 1 करोड़ नौकरियां देनी है, 50 लाख घर बनाने हैं, ये इसके लिए और फिर छोटे बिजनेस को ग्रो करवाना है। खुद इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ये लिखा है हुकूमत ने कि हमने ये 3 प्रोग्राम शुरू किए, लेकिन क्या ग्राउंड पे किसी को ये प्रोग्राम नजर आ रहे हैं? यस, नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बन गई है, इस्लामाबाद में एक हेड्स हैवी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जहां पे लोग बैठ गए हैं, गाड़ियां आ गई हैं, दफ्तर बन गए हैं, ऐसे चल रहे हैं, लेकिन क्या मकान भी बना है? कामयाब जवान प्रोग्राम के कितने इश्तहार आप टीवी पे चलते देख चुके हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम को मैं समझता हूँ मिस गाइड करके उन्हें जगह जगह ले जाके उनसे कहा जी आज भी इफ्तिताह कर रहे हैं कामयाब जवान प्रोग्राम का, कल भी कर रहे हैं, परसों भी कर रहे हैं, लेकिन कितने कर्जे हैं जो डिस्बर्स हुए? और जो कर्जे डिस्बर्स हुए हैं क्या उसके नतीजे में कोई छोटी इंडस्ट्री भी वजूद में आई है? क्या जहां पे लोगों को रोजगार मिल सके? कोई ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स भी आए हैं? कहीं भी नहीं आए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पिछला 1 साल है इकोनॉमी के हवाले से वो हमने जाया किया है। कितने टारगेट्स हैं जो हमने मिस किए हैं, और कितने टारगेट्स ऐसे हैं कि जो यानी इस वक्त मैं माफ कीजिएगा मैं जुमला मोहतरमा के तौर पर कर दूं कि सारा जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है वो शुरू कोविड से हो रहा है। क्या हमारा जो मौजूदा माली साल है ये कोविड से शुरू हुआ था? ऐसा नहीं है। हमने पहले 6 महीने जो क्यों जाया किए, या उससे पहले का 1 साल जो गवर्नमेंट में थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो क्यों जाया हुआ? तो अब आप सारी चीजें कोविड पे डाल के कोविड की आड़ में आप बचना चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए बचना बहुत मुश्किल होगा जब तक आप पॉलिसीज के अंदर फंडामेंटल तब्दीली नहीं लेके आएंगे। सही। मुजम्मिल, जो बात हबीब साहब कह रहे हैं कि जब तक आप कोई फंडामेंटल तब्दीली नहीं लेकर आएंगे तो बचना हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल है। ठीक है, मुजम्मिल असलम हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो हबीब साहब आपको कोई रिलीफ आने वाले वक्त में, आने वाले साल में आवाम के लिए दिखाई नहीं दे रहा? देखिए, हमारे यहाँ बजट जो है ना वो हमेशा खुशकुन आदाद शुमार का गोरख धंधा होता है। आपको बताया जाता है कि पीएससीपी यानी ये चीजें पिछले साल से इतनी बढ़ जाएंगी, ये चीजें पिछले साल इतना गवर्नमेंट जो है खर्च करेगी, इतनी रहते देगी, लेकिन आप प्रैक्टिकल साइड पे देखें, प्रैक्टिकल साइड पे आप ये देखें कि पिछले से यानी ये जो रवा माली साल है इससे पिछले साल हमने तालीम का बजट कम किया, इस साल मजीद कम किया, आइंदा साल हम मजीद कम करने जा रहे हैं। और इसमें भी अगर आप देखें कि जो हायर एजुकेशन का जो बजट है उसमें भी हम बतदरीज कमी ला रहे हैं। तो ये आपकी कैसा स्पेंडिंग पैटर्न है कि जिसमें आपने एजुकेशन को दूसरे नंबर पर रखा, उसके साथ हम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना मंशूर था उसमें यह था कि हम लोगों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे। आपने कितने पैसे वोकेशनल ट्रेनिंग पे खर्च किए, कितने पैसे आप खर्च करने का इरादा रखते हैं, या अभी तक आपने सिर्फ कागज काले करने हैं कि पाकिस्तान में इतने लोग जो है उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है? पाकिस्तान में अब तक ये भी ये हुकूमत ही बता सकी कि कौन कौन से सेक्टर्स के लिए हम लोगों को, नौजवानों को आइडेंटिफाई करके उन्हें ट्रेनिंग देंगे। इस तरह आप आगे बढ़े तो आज भी पाकिस्तान के सिर्फ 60% बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। ये मैं 1 से 5वीं जमात तक की बात कर रहा हूँ, और उसमें पंजाब नंबर 1 है, वो है 64%। तो बाकी सूबों का आलम आप देख लें कि जब आप तालीमी बजट में सिग्निफिकेंट इजाफा नहीं करेंगे तो आप कैसे अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे?
इसके साथ आप देखें कि इमरान खान साहब की जो टोटल अप्रोच है वो एक्चुअली उसे आप मुआशी अप्रोच नहीं कह सकते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आप उसे ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि दरअसल एक ये सोशल अप्रोच है या आप सोशल सपोर्ट की अप्रोच है कि पूरी हुकूमत इस बात पे अपना यानी कर्ज लेने की कोशिश कर रही है कि हमने 1 करोड़ लोगों के घर में पैसे पहुंचाए। हालांकि ये 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, 1 करोड़ लोगों को खैरात नहीं देनी थी, 1 करोड़ लोगों के लिए अतियात नहीं इकट्ठे करने थे, हमें नई फैक्ट्रियां चाहिए थी। तो आज जब आप इक्तिसादी सर्वे देख रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा खुशी का इजहार इसी बात पे किया जा रहा है कि हमने 1 करोड़ लोगों को हमने 1 करोड़ घरों तक इतने अरब रुपए पहुंचा दिए। इसी तरह आप देखें कि इब्तदा में भी जब इस गवर्नमेंट ने खुद एतराफ किया है कि हमें डिमांड को सप्रेस करना था क्योंकि ओवर हीटेड इकोनॉमी थी, आपने पहले तो ओवर हीटेड इकोनॉमी के लिए जब आपने डिमांड सप्रेस करने के लिए एक आपने इंटरेस्ट शुक्रिया।